देखो टॉपिक है हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट। मतलब हो गया भूख, कठिनाई और फिर जन विद्रोह। जन मतलब इंसान, लोग, और विद्रोह मतलब किसी बात का विरोध करना, है ना, उसके खिलाफ में खड़े हो जाना, तो उसे कहते हैं जन विद्रोह। ठीक है। लिखा है कि 1830 वो साल था जब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहा था। किसमें? यूरोप में। हार्डशिप मतलब क्या हो गया? मुश्किल का दौर। और इकोनॉमी क्या हो गया? अर्थव्यवस्था, यानी कि पैसा वाला मैटर। यानी लोगों के यहाँ पर पैसा क्या था? बहुत ज्यादा कम था। ठीक है। जो फर्स्ट हाफ रहा है 19th सेंचुरी का, यानी 1850 से लेके 1900 तक का, है ना, इसे कहते हैं फर्स्ट हाफ। ठीक है। उसमें कह रहा है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज मिला। किसमें? पॉपुलेशन में, पूरे यूरोप में। देखो जब भी ना रिवोल्ट का बात हो ना, जब जन विद्रोह हुआ और क्यों हुआ, ऐसा वजह पूछे ना, तो दो तीन चीज समझना क्लियर ही होगा। पहला क्या होगा? पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गया। फिर सोचना कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, जनसंख्या, तो उससे होगा क्या? तो बेरोजगारी छा जाएगा, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, है ना, लोग फिर काम के लिए भटकेंगे। और फिर जाके उसी समय क्या होगा, पता नहीं कैसे न कैसे क्रॉप फेल्यूर भी हो जाएगा, मतलब फसल भी बर्बाद हो जाएगा उसी साल। ठीक है। और इन सब को लेके फिर कहीं से पता चला कि टैक्स भी बढ़ रहा है ना, कुछ ना कुछ ऐसा घटना हो ही जाता है जिसकी वजह से क्या होगा? जन विद्रोह होना तय हो जाता है। तो ये कह रहा है कि यूरोप के ज्यादातर शहर में क्या हो रहा देखने को मिल रहा था कि जनसंख्या अचानक से लोगों का बढ़ गया था। ठीक है। ज्यादातर जो देश थे वहां पे एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जॉब ढूंढने वाले थे। मतलब जितना नौकरी नहीं था उससे ज्यादा लोग नौकरी ढूंढ रहे थे। ठीक है। मतलब क्या होगा कि बहुत सारे लोग जॉब नहीं मिलेगा, और जो लोग गांव से बिलोंग करते थे वे शहर जा रहे थे। ठीक है। और शहरों में उन्हें जगह तो मिल नहीं रही थी, तो कहाँ रह रहे थे? स्लम्स में, है ना। और वे कैसे? ओवर क्राउड हो रहा था। क्या होता है स्लम एरिया? जो स्लम एरिया होता है ना, उसको कहते हैं झुग्गी बस्ती। ठीक है। और शहर के अंदर ये वो बस्ती होता है जहाँ पे पूरा शहर कचरा फेंकता है ना। यानी कि जिस जगह को लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उसे कहते हैं स्लम एरिया। अब इतना ज्यादा हाई रेंट होता है कि जो लोग लो ग्रेड वाला काम करने जाते हैं, रिक्शा चलाने के, ठेला चलाने के लिए, ठीक है, बिना पढ़ा लिखा चला जाता है, वो उतना हाई रेंट तो पे कर नहीं पाएगा। तो लोग क्या करता है, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो झुग्गी बस्ती में रह जाए कचरा के ऊपर में घर बना के, ठीक है, या फिर रोड पर सोए। कैसे? फुटपाथ पर। पता है ना फुटपाथ? ओपन में फुटपाथ पर सोता है, और फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाता है कि नहीं, कई बार दारू पी जाता है, लोग गाड़ी चढ़ा देता है उसके ऊपर। तो वही कह रहा है कि लोग कहाँ रहने जा रहे थे? स्लम्स में। और स्लम में रह रहे थे तो वहां भी क्या हो गया था? ओवर क्राउड हो गया था। ठीक है। और ये कौन लोग थे? कहाँ से आए थे वो लोग? गांव से आए थे। ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे टाउन में, मतलब ये छोटे छोटे जो उत्पादक है, मतलब उसे बोलते हैं कुटीर उद्योग, समझ आता है, कोई अगरबत्ती बना लिया, मोमबत्ती बना लिया, इस टाइप का। तो कह रहा उन्हें भी ना अब बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा था मशीन से तैयार सामान से, इंपोर्ट जो कहाँ से आ रहा था? इंग्लैंड में। मतलब अब ये दौर शुरू हो गया था जब जहाँ पे दो तरह के लोग होने लगे। एक जो पहले तैयार कर रहे थे हाथ से, और एक हो गया कि सामान इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, क्योंकि सामान बन किससे रहा है? मशीन से तैयार हो रहा है। अब अगर मशीन से तैयार होगा तो क्या होगा? सस्ता भी होगा, टिकाऊ भी हो सकता है कि नहीं। तो उन्हें कंपटीशन मिल रहा था, तो उनका जॉब जा रहा था। तो कह रहा है कि जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा एडवांस था इस पूरे कॉन्टिनेंट में, हम पहले ही बोले थे कि जो दौर था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो शुरू सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, है ना। इसी वजह से इंग्लैंड जो है इतना ज्यादा डेवलप हो पाया। और एक समय पर ये सबसे ज्यादा कॉलोनी बना रहा था कौन? इंग्लैंड। उसका वजह है उसका डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है,
यानी फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आया, इंग्लैंड पे आया, है ना, जहाँ पे मशीन बेस्ड सामान से बन रहा था। इसलिए कह रहा है ऐसा इसलिए भी था, है ना, ज्यादातर वो था टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, यानी कपड़ा इंडस्ट्री में, जो कि मेनली कहाँ होता था, घरों में होता था या छोटे छोटे वर्कशॉप से हुआ करता था। अब कह रहा है कि वो, है ना, केवल पहले वो थोड़ा सा ही पार्सली ही क्या था, मशीन से तैयार होता था। अब उन एरियाज में यूरोप में जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी इंजॉय करती है पावर, जो गरीब लोग थे, जो पीजेंट्स थे, किसान लोग, वो संघर्ष कर रहे थे अभी भी फ्यूडल ड्यूज के नीचे, बर्डन और ऑब्लिगेशंस के नीचे। वो अभी भी क्या कर रहे थे, वो उसको झेले जा रहे, संघर्ष कर रहे थे। मतलब सिंपली हो गया सामंती शुल्क, है ना, जो सामंतवाद उसमें चल रहा था, सामंत एक पोस्ट हुआ करता था, वो उनसे पैसे लेते थे, किसे, गरीब किसानों से, है ना, या तो डायरेक्ट वो कैश लेते थे, नहीं तो क्रॉप्स लिए जाते थे। तो इस तरह से जो है ना उनको ड्यू चुकाना पड़ता था। यहाँ पर जो ऑब्लिगेशन हो गया ना, वो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, या फिर कह लो कि वो नियम या शर्त जिसके आधार पर ना उसको जमीन दिया गया होगा जोतने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेशन। तो कह रहा है कि उनको भी देखना पड़ता था कि ऑब्लिगेशन ना तोड़े, किसको, किसान को। तो जो फूड का दाम लगातार बढ़ते जा रहा था ना, और क्या उसी साल क्या बैड हार्वेस्ट भी हुआ था, हम ये बोले थे ना कि उसी साल बोले कि बुरा तरह से फसल अच्छा नहीं हुआ। इस बात से ना कह रहा है जो गरीबी है वो बढ़ने लगा शहरों में भी और देहातों में भी। कंट्री में देहात होता है, ठीक है। अब बताओ दो तीन चीज क्या क्या हुआ। पहला तो सबसे पहले क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसी से लॉजिक लगाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जॉब्स अवेलेबल कम होंगे और जॉब ढूंढेगा ज्यादा लोग। फिर क्या होगा, गांव के अंदर के जो लोग होंगे वो बेटर फ्यूचर के लिए कहाँ जाएंगे, शहर जाएंगे। शहर में जाके जॉब ढूंढेंगे, जब तक उनके पास पैसा होगा नहीं तो जो स्लम एरिया होगा उन एरिया जाके बसेंगे, वहां भी क्या हो जाएगा, ओवर क्राउड हो जाएगा वहां भी, है ना, मतलब लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और क्या होगा, क्योंकि जो गांव से लोग आए हैं तो गांव वाले लोग और शहर के अंदर जो छोटे छोटे उत्पादक थे वो लोग, अब उन्हें कंपटीशन किससे मिल रहा था, बड़े बड़े, है ना, मशीनों से तैयार किए हुए सामानों से मिल रहा था, तो उनका भी काम ढंग से चल नहीं पा रहा था। और क्या होता है, तो और लोग जो जहाँ जहाँ पे जमींदारी प्रथा चल रहा था या सामंती प्रथा चल रहा था, वहाँ लोग अभी भी सामंती शुल्क दिए जा रहे थे, ठीक है। और क्या हो रहा था, तो दाम लगातार फूड के बढ़ते जा रहे थे। फूड के दाम क्यों बढ़ते जा रहे थे, फूड के दाम इसलिए बढ़ते जा रहे थे क्योंकि हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, मतलब फसल जो है ढंग का नहीं हुआ, इसलिए जो स्थिति था बर्बाद हो रहा था दोनों जगह का, ठीक है। अब कह रहा है कि 1848 का साल ना एक ऐसा ही साल था, ठीक है। फूड शॉर्टेज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और इससे ना जो पेरिस के लोग थे ना वो रोड पर उतर आए थे। एक फिल्म है जोकर, देखिए, कौन सा वाला, जिसमें वो सीन नहीं दिखाता है कि हॉस्पिटल को इसे उड़ा देता है, हाँ, हंसते हुए निकलता है, उसका ओरिजिनल वाला पहला वाला, वो तो बैटमैन वाला रहता है उसमें। उसका जो स्टार्टिंग वाला है ना जोकर का, उसमें सेम सीन दिखाया है कि जो बंदा जोकर बनता है ना, मतलब स्थिति ऐसा खराब चल रहा था ना कि पूरा पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का दौर है, पब्लिक रोड पर आई हुई है, किसी पर खाने के लिए पैसा नहीं है, सब लोग पूरा हताश निराश हैं, गवर्नमेंट फेल हो गई है, और ये आदमी मॉल में काम कर रहा है जहाँ पे जोकर बन के और सब लोगों को सामान बेच रहा है, ठीक है। मैं तख्ता पकड़ा हुआ है। फिर कुछ लोग आते हैं जिनके पास कोई, लोग क्रिमिनल हो जाते हैं जिनका जॉब नहीं होता है ना, तो क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग सभ्य तभी तक रह पाता है जब उसके पास सभ्य रहने का मौका रहता है। जॉब मिल नहीं रहा है, अपना लोग मरते जा रहा है, समस्या बढ़ते जा रहा है, तो लोग हो जाता है क्रिमिनल, फिर वो पुलिसों को मारता है ना। तो फिर वही हो जाता है कि लोग क्राइम ज्यादा कर रहा था, तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी को पीट दे रहा था, इसको उधर के पीट देता था, इसको बीमारी था बहुत ज्यादा, इसको जब दर्द होता था इसको हंसी लगता था, है ना, जितना दर्द उतना हंसी। तो कोई दूल्हा तो मारा आती हंस रहा है मार खाते खाते, लोग को लग रहा है हंस के लग रहा है और मारता था, करते करते इसका मेंटल डिसऑर्डर हो गया ससुरा को। उसके बाद ये अजीब बढ़ गया था। फिल्म में ना दिखाता है सब चीज, कितना खराब दौर चल रहा था
किस तरह से लोग सड़क पर आए हुए थे, बहुत चीज दिखाते, डिटेल में दिखाता है ऐसे में। तो ये कह रहा कि 1848 में वो समय था जो क्या था, भयानक बर्बादी वाला समय। क्या फूड शॉर्टेज हो गया, मतलब क्या, खाने की कमी हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लोग कहाँ पे आ गए, सड़कों पे आ गए। बैरिगेट्स को उखाड़ दिया गया। बैरिगेट पता है ना क्या होता है, लोगों को रोकने के लिए रोड लगाया जाता है, गाड़ी वगैरह देखी होगी। और लुई फिलिप को फोर्स किया गया कि वो भाग जाए, ठीक है। तो वहाँ का जो राजा था लुई फिलिप, याद है, जिसको बनाया गया था हटा के जब जन आंदोलन हो रहा था, तो लुई फिलिप ने रिस्टोर किया गया था, वो भाग गया। यहाँ दिखाया जा रहा सीन किस तरह से किसान लोग गुस्सा हो गए 1848 में। और फिर कह रहा है जो नेशनल असेंबली है, ये याद है क्या है नेशनल असेंबली, ये क्रांतिकारियों ने बनाया था। जब हम लोग स्टार्टिंग पढ़ रहे थे तो नहीं बताया था कि स्टेट जनरल को हटा के नेशनल असेंबली कर दिया गया था। तो उसने घोषणा किया कि अब रिपब्लिक आएगा, मतलब क्या, गणतंत्र आएगा। पहले के लोग क्या मांग कर रहे थे कि हम लोग मोनार्की रखेंगे, है ना, मोनार्कियल डेमोक्रेसी रखेंगे, मतलब लोकतंत्र भी होगा और राजा भी होगा। अब क्या बोल रहे हैं, रिपब्लिक होगा सिर्फ और सिर्फ, मतलब पब्लिक का ही शासन होगा, कोई राजा फजा नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद ना 21 साल से जो भी ऊपर का मेल है ना, सारे मेल्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन क्या दिया जाएगा, सफरेज यानी कि राइट टू वोट दिया जाएगा, ठीक है। और राइट टू वर्क भी दिया जाएगा, गारंटी। समझ आता है राइट टू वर्क क्या है। राइट टू वर्क बहुत बड़ी चीज हो गई। राइट टू वर्क में होता है काम करने का अधिकार, मतलब ये हो गया कि अब सरकार का जिम्मेवारी है कि कोई बैठे नहीं खाली। अपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चला था कांग्रेस के टाइम, का नाम था मनरेगा, नाम सुनिए, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोजगार योजना, ऐसा ही कुछ था। उसमें क्या होता था कि अगर कोई जॉब्स नहीं भी काम आ रहा है, सरकार का काम है क्या, मजदूरों को काम दिला के, है ना, जो भी काम दे पेमेंट करवाए, ऐसे में ये इंश्योर करने। तो आमतौर पर क्या होता है शहरों के अंदर में ना, जो मजदूर होते हैं ना, एक जगह लोकेशन फिक्स कर लेता है, वहां पे लोग सुबह सुबह देखोगे हजारों, मतलब हजारों नहीं, कुछ ज्यादा हो गया, सैकड़ों मजदूर जो है बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि आएगा उनको जॉब देगा, ऐसे में। तो कई बार जॉब नहीं भी मिल पाता है कुछ को, कई दिन ऐसा होता है जब मतलब कोई बचता नहीं, वहां पे काम इतना ज्यादा रहता है। तो वही कह रहा है उसमें दिया गया था गारंटी। तो राइट टू वर्क क्या हो गया कि जो ना लीगल हो गया, काम करने लायक हो गया, है ना, एज हो गया उसका काम करने लायक। और अगर काम नहीं मिल रहा है ना, तब किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का, कि काम ढूंढ के काम उसको दे। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि नेशनल वर्कशॉप्स को ना प्रोवाइड करना था एम्प्लॉयमेंट, और ये सेटअप किया जाना था एक ऐसा वर्कशॉप जिसका काम ही क्या होगा, पूरे देश के लोगों को क्या देना, रोजगार देना। और कह रहा है 1845 में शुरू में एक जगह है सिसलिया, वहां के जो वीवर्स थे ना, उन्होंने एक आंदोलन कर दिया था कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, ठेकेदार। ठेकेदार जो होता है ना, कई बार ना वह मजदूरों का भयंकर शोषण करता है। और उसका तरीका क्या होता है, जैसे कोई काम ठेका ले लिया वो, है ना, तो पेमेंट तो उसको भी लास्ट में ही होता है। तो वो ना अपने लेबर्स को पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, पेमेंट काम करवा लिया उसको 10-15 दिन तक, और 10-15 दिन में पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके यहाँ ड्यूज, और उसको पेमेंट नहीं कर रहा है। जैसे 5-6 दिन हो गया तो 2 दिन पेमेंट कर दिया, फिर बोला करो करो देंगे ना, है ना, 10-12 दिन करा लिया, फिर 3-4 दिन का दे दिया पेमेंट। अब उसके पास क्या समस्या है मजदूर के पास, कि उसको ना पैसा मिल रहा है ना वो काम छोड़ पा रहा है। अगर वो काम छोड़ देता है ना, तो जो 10-12 दिन का ड्यूज बचा हुआ है ना, वो उसको नहीं देगा, बोला भगली का थी ना काम छोड़ कर, ऐसे समय में। और अगर वो काम करते रहता है ना, तो भी पेमेंट उसको नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो फ्री में काम करते जाता है, ठीक है। और जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर होता है वो थोड़ा सा दबंग आदमी होता है सोसाइटी के अंदर का, उसी को मिलवे करता है ये सब काम, है ना। आमतौर पर अपराधी होता है, पहले किसी किसी का मर्डर कर चुका होता है, तो डरो लगता है उसको, तो कहीं ना कहीं आके फंस जाता है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में आके। तो कह रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं। तो इसकी ठेकेदारी में, है ना, जो वीवर्स थे परेशान हो गए थे, है ना, तो उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, एक जन आंदोलन कर दिया। और ये ठेकेदार कौन थे, ये वो लोग थे जो उनको रॉ मटेरियल ला के देते थे और उन्हें ऑर्डर देते थे कि सामान बनाकर तैयार कर देना, ठीक है। लेकिन ड्रेस्टिकली उन्होंने पेमेंट्स घटा दिए थे। पास में आया। जर्नलिस्ट विल्हेम वोल्फ जो है,
एक घटना बताते हैं जो सिसिलिया गांव में हुआ था। घटना क्या हुआ था, कह इस गांव में लगभग 18,000 लोग रहते हैं और ये ज्यादातर कॉटन वीवर्स थे, यानी मतलब सूती कपड़े बनाते थे, ठीक है, ऑक्यूपेशन के नाम पे। इन वर्कर्स का माइजरी दुखद मतलब उनका बात ये था कि उनका दुख जो है ना ये बहुत ज्यादा था, मानी उनका स्थिति बहुत खराब हो गया था। और कह रहा है कि उन्हें जॉब्स की बेहद जरूरत थी, है ना, और इसी बात का फायदा कौन उठा रहा था, कॉन्ट्रैक्टर्स उठा रहा था, है ना। हर कोई जो है ना उत्पीड़न सहता भी है, उत्पीड़क बन भी जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अपने यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक साधारण एग्जांपल लो ना, रिक्शा ठेला वाला का ही ले लो। अगर उसको एक बार मालूम चल गया ना कि तुम्हारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, रात में मान लो 2 बज रहा है, अब तुमको रिक्शा लेना ही लेना है, उसके बाद उसका भाव देखो कैसा हो जाता है। फिर वो बात करेगा सेठ की तरह, इतना रुपया लेंगे तभी जाएंगे, जाइए बदले। ऐसे में अब वही रिक्शा वाला जब ढेर रिक्शा वाला होता ना तो ये गिरा रहा होता। वही छोड़ दो, कोई बात एग्जाम्पल ले लो, है ना, किसी होटल्स का, कहीं पे भी, है ना। जब उसको मालूम चल जाता है ना, जैसे जैसे कि स्कूल से कौन सा आदमी ऐसा है जो छोड़ सकता है, कौन सा आदमी है जो नहीं छोड़, उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट हो जाता है। कहीं पे भी ऐसा ही होता है ना। उसको बस मालूम चल जाना चाहिए कि तो हर इंसान ऑपरेसर भी है, हर इंसान ऑपरेस्ड भी है ना, कंडीशन अकॉर्डिंग टू वो चेंज कर लेता अपना स्थिति। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि उन लोगों को पता था कि अभी इसके पास काम नहीं है, कोई काम देगा भी नहीं, तो घूम फिर कहाँ आएगा, हमारे पास ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ही आएगा तो एक काम करते हैं, उसका जो सैलरी है और घटा देते हैं, ठीक है, उनका पैसा और कम कर देते हैं। इस तरह से ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि रिड्यूस कर दिए सामान के प्राइस, ठीक है, जो वो लोग ऑर्डर करते थे। अब घटना क्या हुआ देखो, कह रहा है कि 4 जून का घटना है, ठीक है, ये घटना है 2 बजे का, मतलब दोपहर का घटना है। एक बहुत बड़ा भीड़ नवीवर्ष का अपने पे घरों से निकलता है ना, जुलूस बना के जाता है और वो ना जाके खड़ा हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स घर के सामने में और डिमांड करता है कि उनका जो मजदूरी है बढ़ाया जाए, ठीक है। फिर क्या होता है कि उन लोगों को ट्रीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा धमकी दिया जाता है, गाली वाली दिया जाता है अंदर से, ठीक है। और इसका क्या होता है, उनमें से कुछ लोग जो है ना वो जबरदस्ती घुस जाते हैं घर के अंदर में, और घर का जो एलिगेंट विंडो पेन्स है, यानी कि जो महंगा महंगा है ना, उसको तोड़ ताड़ देता है, फर्नीचर तोड़ देता है। वहाँ पे नीचे में जो हाँ चीनी मिट्टी का सामान जो होता है ना, बर्तन वगैरह होता है ना, उसको तोड़ देता है। मतलब भीड़ जो है ना अक्सर ऐसा ही हो जाता है, मतलब भीड़ के अंदर कुछ लोग होते हैं जो अग्रेसिव हो जाते हैं, अक्सर उसमें यंगस्टर्स होते हैं जो गुस्सा जो जल्दी आ जाता है, फिर उनको समझ में नहीं आता, फिर होए में होने होते कुछ से कुछ होने लगता है ऐसा में। तो वही कह रहा है अपने यहाँ पे ना, एक बार स्कूल्स में क्या हुआ था हमारे यहाँ, हमारे को BBN हाई स्कूल है ना यहाँ बगल में, तो उस स्कूल में, यहाँ पे एक स्कूल है BBN हाई स्कूल, है ना। तो वहाँ पे एक लड़का पढ़ता, उसका नाम था समथिंग राम था, है ना, मान लो समय कुमार राम, इस तरह कोई अच्छा लड़का था, ठीक है। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा भोंदू लड़का था, ठीक है, देखने में चेहरा मोहरा से। उस समय ना चलता था पास वाला तरीका, पास में क्या होता था कि आप रोड पे चल रहे हो ना साइकिल लेके, तो एक आदमी होता था उधर लेता था साइकिल और जबरदस्ती पास ठोक देता था, ठीक है। उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था पास ठोकने का, 5 रुपया लगता था पास का, और 5 रुपया मतलब अभी का समझ लो 20 रुपया का लगभग, क्योंकि उसमें वैल्यू अलग था ना। तो वो मार देता था पास, है ना। हालांकि उसको लीगल टेंडर निकलता था म्यूनसिपैलिटी के अंदर में, पर वो जो बंदा काम करता था ना पास ठोकने वाला, वो भर दिन यही काम करता था, तब जो तम वाला वो पर खाता था तो पर देता था, यही होता था। तो उसका साइकिल रोक लिया देख के कि हाँ उसका चेहरा बड़ा भोंदू की तरह है, अरे पास ठोका, बोला कि पैसा नहीं है, बोला तो 2 थप्पड़ मार दिया उसको, ठीक है। और 10th में पढ़ता था। वो छोरा जो है रोते रोते स्कूल आया, स्कूल में लड़का था, उसका था सद्दाम, यानी हीरो टाइप का लड़का था, है ना, कोई क्लास लंबा चौड़ा हो गया था। अब वो देखा, अच्छे उसको कोई मतलब नहीं था उससे कि अब हाँ मार खा लिया, कोई उसका दोस्त वोस्त भी नहीं था, बस उसको मजा आ रहा था, बोला कैसे मार दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बोला हम लोग इसका विरोध करेंगे भाई, छात्र को देखना चाहिए था, है ना, नेता बनने के फेरा में कि छात्र पे कैसे हो सकता है। फिर वो क्लास में
बोला कि देखो ऐसे ऐसे घटना हुआ है, मारा है, हम लोग को भी चलना चाहिए। तो बाकी लोग भी तैयार हो गए तुरंत में। तैयार इस तरह से हो गया कि पूरा स्कूल तैयार हो गया और टीचर्स को पता तक नहीं चला कि हो क्या रहा है। सारे बच्चे स्कूल से बाहर भी निकल गए। सब टीचर कहा कि हो क्या गया अचानक से, सारा क्लास बाहर निकल गया। एक दो को निकले तो डांट के बाद भगा दे। 8 9 10 उस समय सारा का सारा फील्ड्स में। और वो छोरा भाषण दे रहा है कि चलना है साथ में। तो बोला नहीं, पहले हम लोग चलेंगे दूसरे हाई स्कूल, हरिवंश नारायण चलेंगे। वहां चला गया। जब वहां गया तो वहां का सारे स्टूडेंट भी पता नहीं कैसे भीड़ देके वो हो करते सब बैग तैग छोड़ के बाहर निकल गया। फिर कहा हम लोग चलेंगे हाई सेकेंडरी। फिर लोग हाई सेकेंडरी गया तब तो फोन चला गया। तो अपने यहाँ पे एक छात्र नेता है मनीष भैया, मनीष राज, है ना। तो पता नहीं कहाँ से उनको भी आ गया और उस समय पे उनका नया नया चल रहा था, है ना, पॉलिटिक्स छात्र वाला शुरू किए थे। मनीष भैया को सब उठा लिया कन्हा पर। उनको भी पता दुला आदमी है ना, अक्सर दिख जाते हैं। तो मनीष भैया खड़ा हो गए सब कन्हा पर दो लड़का के। वहां से भाषण देना शुरू किए हाई सेकेंडरी में कि ये अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग लीड करेंगे। फिर वो हालांकि उनका कोई प्रोसेस ऐसा नहीं था, मतलब इंटेंशन की कोई इस तरह काम करना है। उनका था कि हाँ विरोध दिखाएंगे। ऑब्वियसली उनको दिख रहा था एक अपॉर्चुनिटी। पर जो बच्चा था वो तो ऐसा उनके कंट्रोल में था नहीं। 9 10 का बच्चा एग्रेसिव हो गया। वो सब फट्टा डंटा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल लिया। स्टार्टिंग मनीष भैया लीड कर रहे थे, आगे आगे थे, सारा स्टूडेंट पीछे पीछे था। फिर मनीष भैया पीछे रह गए, विद्यार्थी सब बढ़ गए आगे। किसी मार्केट में किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में हुआ क्या, अचानक से किस बात का विरोध है। कोई नेता नहीं आया, कोई पहले से न्यूज नहीं था कि बंद करना है। इतना सारा स्टूडेंट अचानक से रोड पे कैसे, दुकान बंद करो, दुकान बंद करो, फट्टा ले लेके सबका दुकान लगाता बंद कराया जा रहा है। अरे बंद करो, लोग अरे क्या हो क्या गया। अब उसके अंदर कुछ बच्चा सब जो है देखा दुकान बंद हो रहा है तो महावीर चौक के अंदर कुछ दुकान था जिसमें वो गिफ्ट्स का दुकान था, उसमें फुटबॉल वगैरह था। तो वो लोग डर के मारे जब तक बंद करे दुकान तब तक कुछ फुटबॉल वगैरह बाहर रह गया। दूसरा बच्चा से फुटबॉल निकाल लिया उसमें। अब भीड़ को रोक नहीं पा रहा था वो लोग, बहुत ज्यादा भीड़ था, घंटा वगैरह भी था। तो इन लोगों को जब कुछ नहीं किया तो इन लोगों को लगा अच्छा ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, ठीक है। फिर ये एग्रेसिव हो गया बहुत ज्यादा। ये जाते दुकानों पे बंद कराने के लिए कहते और जब तक वो बंद करा रहे तब तक वो जितना सामान लूट सकते थे वो लूटने लगते थे बच्चे। कोई मतलब नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये लोग जब सिनेमा चौक आए आगे के सामने में तो वहां पे फ्रूट्स वाले सब आसपास में थे, जिसमें एक अनानास वाला भी था सामने में। तो क्या कर रहा था, पहले बंद करो बंद करो। अब वो ठेला ले कहाँ जाएगा, वो कहाँ बंद करो, उसको हटा दिया। पहले उसका अनानास खाया, वो जो नीचे में कटा हुआ तो वो छिट छिट के अपने में। फिर अनानास मार कर लगा हुए रोड पर, हंसी मजाक हो रहा है, उठम पटकी हो रहा है पूरे में। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम लोग क्यों आए थे, किस लिए आए थे, बस इंजॉय कर रहा था। फिर सब फोन कर दिया यहाँ पे दुर्गा स्थान में कि ये लोगों का भीड़ तरफ जा रहा है, ये लोग बहुत ही गलत तरीके से कर रहा है। शुरू शुरू पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था, वो लोग पूछ रहे थे कि हो क्या गया। जब बताया जा रहा था पब्लिक कहती ठीक है, पर जिस तरह से लोग कांड कर रहा था यहाँ फोन कर दिया। यहाँ पे लोग पहले से तैयार था। हमको चूंकि सब प्रोसेस ठीक नहीं लग रहा था तो हम सिनेमा के कट लेके घर आ गए, बोले नहीं जाएंगे, है ना। ये लोग उधर से घूम के गया, ये लोग लाठी लेके खड़ा था। जैसे ही यहाँ आया तो ऑब्वियसली हम थे तब बता रहे हैं ना। तो जैसे ही उधर से वो लोग गुजरा, दुर्गा स्थान आया, बस मारा इन लोग, माथे फाड़ दिया 2 4 स्टूडेंट का। माथा फाड़ दे, ब्लीडिंग होना शुरू हुआ, कपार धर के भागना शुरू किया, जेल मतलब हॉस्पिटल से भागना शुरू किया। अफरा तफरी मच गया और न्यूज फैल गया कि 2 स्टूडेंट मर गया इस घटना में। अब वो लड़का हुए है, वो लड़का कोई नहीं पूछ रहा है जो मार खाया, उसको सब बातें खत्म हो गया। पूरा फैल गया कि मनीष भैया जो है इनकी वजह से, इनके भड़काने की वजह से स्टूडेंट ने इस तरह का हरकत किया जिसमें अब जो है इतना ज्यादा मनीष भैया को डर लग गया। उसको बैठा के रिक्शा पे, लड़का समय जो राम समथिंग राम था, माइक लेके पूरा अनाउंस कर रहा था मनीष भैया कि जो स्टूडेंट है वो जिंदा है, कुशल से है, बगल में बैठा हुआ है, नहीं मरा है। अब बताए बेचारा कोई नेताजी बनने के फेरा में अपना पॉकेट से पैसा खर्चा कर करके पूरा अनाउंस कराना पड़ रहा था। और लोग कहा से वो तो भागिए गया, मतलब जैसे उसको न्यूज मिला कि आ रहा है सब, उसको पता था इस मास मूवमेंट में धरा गया तो बच्चा सब बहुत ज्यादा मारेगा। सब ढूंढने गया कहाँ है वो पास वाला।
पास वाला तो किधर पास हो गया किसी को पता नहीं चला, ठीक है, किसी के हाथ नहीं आया उस दिन। ये तो बहुत मार होती है। हम बता रहे थे कि आंदोलन स्टार्ट होता किसी और चीज से, पर होते होते ना कुछ और रूप धर लेता है। इसलिए बात कर रहे हैं कि लोग शुरू किया था विरोध करेंगे, अब बाद में घुस गया तो तोड़ फोड़ दिया, कपड़ा फाड़ दिया, सबका लूट लिया स्टोर हाउस लूट लिया, फोड़ फाड़ दिया, वही कह रहे हैं, ठीक है। ये बिरजू जो है लाला के पास आ गया है अपना कंगन लेने मम्मी का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसको फाड़ चीर दे सबको टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, इसके बाद भाग गया फैमिली को लेके पड़ोसी वाले गांव में। हालांकि उन लोगों ने उसे शेल्टर देने से मना कर दिया, इस तरह के इंसान को, मतलब जो पड़ोसी वाला गांव था ना, जहां ये लोग डर से भागा था, कौन, कॉन्ट्रैक्टर्स का फैमिली, वो गांव भी शरण नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था ये इंसान ठीक नहीं है, ये लोग शोषण करता है, अभी अपना जान बचाने के लिए हमारे पास आ रहा। और 24 घंटे के बाद क्या हुआ, उसके बाद आर्मी वापस आई और 11 वीवर्स को खड़ा कर गोली मार दिया, ठीक है, इस घटना को करने के लिए, ठीक है। ध्यान रहेगा नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो, अब आ गया 1848 में रिवॉल्यूशन करेगा कौन, लिबरल्स का रिवॉल्यूशन होगा। देखो कह रहा है कि जब गरीब रिवोल्ट्स कर रहे थे ना उनके साथ, मतलब अनएम्प्लॉयड कर रहे थे या फिर भूख से मरते हुए किसान कर रहे थे, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वर्कर्स कर रहे थे, कर ही रहे थे ये लोग, तो दिखा ही रहा है कि नहीं, कौन कर रहा है, जो गरीब है वो कर रहा है, जिनके पास नौकरी नहीं है वो कर रहे हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं वो कर रहे हैं, और मजदूर वर्कर कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। इनके साथ साथ रिवॉल्यूशन कर रहा था पढ़ा लिखा मिडिल क्लास भी, है ना, अपने तरीके से। तो जो फरवरी 1848 था ना, उस समय पर फ्रांस में कह रहा है उन लोगों ने मोनार्क को हटाने के लिए, है ना, ऐसा कुछ काम किया। और उनका जो रिपब्लिक था वो बेस्ड था यूनिवर्सल मेल सफरेज। आमतौर पर क्या होता है वर्ड, यूनिवर्सल सफरेज, मतलब हो गया राइट टू वोट टू एवरीवन, है ना, जो वो भी एडल्ट है। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल मेल, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेल सफरेज है, उसको प्रोक्लेम किया था उन लोगों ने, ठीक है, किन लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने। यूरोप के जो बाकी हिस्से थे जहां पे इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना था अभी भी, जैसे कि जर्मनी नहीं बना था, याद है, ये डेट याद है 1848 प्रिंटिंग वाला, हाँ, नहीं बोले थे कि उसने क्या किया, प्रिंटिंग के अंदर में जर्मनी का जो नेशनल स्टेट दिखा दिया था, जो कि उसमें था एग्जिस्ट करता ही नहीं था, पर कहीं ना कहीं उनको एक फ्यूचर की तरफ ना इशारा कर रहा था कि आपको क्या करना है, मूवमेंट करना है अपने नेशनल स्टेट के लिए, ऐसा नहीं आया। तो वही कह रहा है कि ये वो साल था ना 1848, जिस समय जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, इटली कोई देश नहीं था, पोलैंड कोई कंट्री नहीं बनता बना हुआ था, और ऑस्ट्रिया हंगरी भी कोई कंट्री नहीं था, सब यहाँ पे एम्पायर चलता था, ठीक है। तो मैन वुमेन जितने भी थे ना, जो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, लिबरल मिडिल क्लास से, उन्होंने कंबाइंडली डिमांड किया कि उनके में क्या आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, यानी संविधान आ जाए, और नेशनल यूनिफिकेशन हो, यानी कि राष्ट्रों को एक किया जाए, किन राष्ट्रों को, मतलब राष्ट्रों को एक नहीं किया जाए, अलग अलग एरिया के एक करके राष्ट्र बनाया जाए। मतलब कहना चाहता है कि वो सब एरिया जहां पर लोग जर्मन भाषा बोलते हैं और लोग वहां का एरिया से बटा हुआ है, अलग अलग एम्पायर के नीचे आता है, एक काम करो, सबको हटाओ, सारे एम्पायर्स को, किसी एक को पकड़ो या रिपब्लिक लाओ, कुछ भी करो, एक देश बनाओ। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि इंडिया, हम पूछेंगे कि हिंदू किस देश का नाम है, तो हिंदू देश का नाम है नहीं, वो कम्युनिटी का नाम है। अब हिंदू कहाँ कह रहा था, इंडिया में है, नेपाल में है, म्यांमार में भी है, बांग्लादेश में भी है, आसपास सब जगह है। बोले एक काम करते हैं ना कि जहां जहां हिंदू है ना, उन सारे लैंड्स को मिलाओ, एक में करो, बुलाओ मत, मिलाओ। हम ये नहीं कह रहे कि वहां से हिंदू यहाँ बुला लो, हम कहते हैं कि वो वही रहेगा, उसके लैंड को सबको मिलाओ, एक हिंदू राष्ट्र बनाओ। हम ये नहीं करे बनाओ, बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वो सबको मिला के उसे बोला यूनिफिकेशन, क्या करना, नेशनल यूनिफिकेशन और राष्ट्र का निर्माण। क्लियर हो गया? तो ये लोग क्या मान कर रहे थे, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, इन सब का कोई देश तो बना हुआ नहीं था, क्या थे, भाषा वाले लोग थे। तो कहा जाता है कि जहां जहां ये लोग हैं ना, उनको बुलाओ मत, उनको वही रहने दो, उन सबकी जमीन को मिला कर क्या बना दो, एक राष्ट्र बना दो। बात समझ में आ रहा है? तो यही कह रहा है यहाँ पे
कि इस तरह से ना एडवांटेज लिया जा रहा था पॉपुलर अनरेस्ट का बढ़ता हुआ, मतलब लोगों के अंदर जो बेचैनी बढ़ता जा रहा था और वो लगातार डिमांड करते जा रहे थे क्या बनाओ, नेशन स्टेट बनाओ, नेशन स्टेट बनाओ, है ना, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स लाओ, हमारा संविधान दो, है ना, प्रेस को फ्री करो, एसोसिएशन को फ्री करो, बैन कर दिया था ना, याद है कि नहीं याद है? जो उसका क्या टर्म यूज करता था वो लोग बैन करने के लिए, सेंसरशिप नहीं, तो ये कह रहा है उसको हटाओ। अब एक घटना दिखाएगा जर्मनी का, कह रहा है कि जर्मन रीजन जो भी थे जहां पे ढेर सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, है ना, जो कि जुड़े हुए थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल से, बिजनेसमैन से, और जो प्रॉस्पेरस आर्टिसन फैमिली था उनके साथ, ये सब एक साथ आए। कौन कौन साथ में आया देख लो, पढ़ा लिखा जो भी वर्ग था वो आया, जो लोग बिजनेस करते थे वो आए, और ऐसे कारीगर या ऐसे कलाकार जो क्या थे, संपन्न थे, धनी थे, वो सब कैसा एक साथ आए, कहां पे, फ्रैंकफर्ट सिटी में, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग वोट करेंगे जर्मन नेशन असेंबली के लिए, मतलब ये देश बना ही नहीं अभी तक, और बना भी लिया असेंबली, खुद से डिसाइड कर लिया। किन लोगों ने, जर्मन के लोगों ने अपने से डिसाइड कर लिया क्या बनाना, जर्मन नेशन असेंबली, ठीक है। स्वामी नित्यानंद उनका नाम है, उन्होंने एक आइलैंड खरीद लिया है जाके, यहाँ से भाग गए, उनको रेप का चार्ज लग रहा हुआ है, ठीक है, और वहां जाके एक आइलैंड खरीद लिए हैं और एक बना लिए हैं अपना हिंदू राष्ट्र भी। पिछले कुछ 2-3 साल के पहले वो यूएन में भी चला गया था रिप्रेजेंटेटिव उनका, ठीक है, और उनका नाम रखा है कैलासा, देश का नाम, और उनका अपना संविधान बना लिया, अपना नियम कानून भी, और बोले हुए हैं कि वर्ल्ड में जहां भी रहता है हिंदू उसका अपना वेलकम है। वहां के भगवान वो खुदे बन गया है, कौन, स्वामी नित्यानंद वगैरह जो है वो खुद ही बना हुआ है, ठीक है। तो और उसका सब कुछ अपना अपना डिसाइड कर लिया है वो लोग, ठीक। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो टैटू गुदवाते हैं बड़ा सा उसके वहां पर, उसी का, बाबा जी का, ऐसे में नहीं समझ आया बात मेरा। तो कह रहा है कि यहाँ ये सब जो हो रहा है घटना ना, तो कह रहा है कि जो जर्मन नेशनल असेंबली है ये खुद से बना लिया, किसने, जर्मनी के लोगों ने, आए समय में, और ये खुद से चले गए फ्रैंकफर्ट सिटी जमा होने लगे, और 18 मई 1848 को 831 लोग उन्होंने चुन लिया, है ना, मतलब अपने वोटिंग को करा लिया सब कोई, और जीत के बना भी लिया वो नेशनल असेंबली। और ये लोग ना खुशी खुशी मार्च करते हुए एक जुलूस बना के जाने भी लगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। जैसे मान लो कि ऐसा कोई पार्लियामेंट हम लोग बना लेते हैं, है ना, मतलब हिंदू पार्लियामेंट, तब पार्लियामेंट कहीं बैठेगा ना। अब वहां पे जो दिल्ली के अंदर जो राज्यसभा है, विधानसभा है, वहां तो जो पहले से चल रहा है वो लोग बैठेंगे। अब जो नया तुम बना लिया अपना मन से हिंदू पार्लियामेंट, इसका तो कोई जगह होना चाहिए ना, तो कहाँ गएगा, तो बोलेंगे हम लोग मंदिर में जाके बैठेंगे, ठीक है, मंदिर में चलेगा हम लोग का सब। तो ये कह रहा है कि दूसरा ये लोग जो बनाया था क्या, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना, ये कहाँ चलेगा, चर्च ऑफ सेंट पॉल में, मतलब जब तक उनका एक फिक्स जगह नहीं बन जाता तब तक ये लोग चर्च के अंदर क्या चलाएंगे, अपना सभा चलाएंगे। कितने लोग चुने गए, 831 लोग चुने गए, ठीक है, और इतने लोग चुन के वहां पे चले गए, ठीक है। उन्होंने वहां पर एक संविधान भी ड्राफ्ट कर लिया, किसके लिए, जर्मन नेशन जो बनने जा रहा था उनका, और उसके अंदर भी उन्होंने नियम रखा ये कि अपने पास पार्लियामेंट भी होगा, पर उसके हेड में कौन होगा, एक मोनार्क होगा। सबको यही सोचता था, है ना, एग्जैक्टली ना मोनार्क को हटा देने का तरीका दिमाग मुझे नहीं आता, तुमको लगता था मोनार्क तो रहना ही चाहिए, ऐसे में इसे क्या बोलेंगे, मोनार्कियल डेमोक्रेसी, ठीक है। और जब जो डिप्यूटीज थे ना, मतलब जो लोग चुनकर गए थे, उन्होंने क्राउन का जो पद है वो जब सौंपने के लिए गए किसके पास, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ के पास, जो कि पर्सिया का राजा था। मतलब अब ऐसे मान लो कि हिंदू राष्ट्र तैयार कर लेता है सब कोई, ठीक है, बोलेगा अब हिंदू राष्ट्र तैयार कर लिए हैं, पर हम लोगों को ना इसके टॉप पर एक चाहिए कोई, है ना, जो लीड करे। तो एक काम करते हैं, जो नेपाल में भी राजा बनने जा रहा है ना, उसको बनाते हैं राजा, और उसके पास गए, उसका बक्स सॉरी के राजा नहीं बनेंगे तो हर रखे, है ना, तुम लोगों का जो नियम कायदा है उसमें तुम लोग इलेक्शन भी रखा है, हम बनेंगे पर पूरा कब्जा के बनेंगे। उसका मूड कुछ दूसरे था, किसका, ये विल्हेम चतुर्थ का। तो कह रहा कि उसके पास गया
कि हम लोग चाहते हैं क्या कि जो राजा का पद है वो आप संभालिए। पर ये पद क्या वैसा पद था जो नॉर्मल राजा का होता है? जवाब है नहीं। वो लोग क्या कर लिया था, उसका पावर घटा के तब उसको ऑफर करने गया था। किसको? हाँ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कहाँ का राजा था? पर्सिया का राजा था। किसका राजा बनाने जा रहा था? नया नया बना हुआ जर्मन नेशन का। उसने रिजेक्ट कर दिया इस मामला को, और उसने क्या किया, और बाकी जो राजा थे उसका ज्वाइन कर लिया, और जो अभी जीता था ना इलेक्टेड असेंबली था जिसके अंदर 831 रिप्रेजेंटेटिव थे, उसको बॉयकॉट कर दिया, वाला नहीं मानते हैं इसको, है ना, विरोध किया। तो अब क्या हुआ कि जो एरिस्टोक्रेसी है और मिलिट्री है, ये है ना, जब इसका पोजीशन स्ट्रांगर हो गया तो जो सोशल बेसिस है पार्लियामेंट का ये बर्बाद होने लगा। मतलब कह रहा है कि पार्लियामेंट कैसे ढह गया, क्योंकि दो लोग खिलाफ चले गए इसके। पहला एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो उसके अंदर जो संपन्न आदमी था वो चला गया इनसे दूर। दूसरा मिलिट्री। देखो, संसद तो तब न काम करेगा जब पावरफुल होगा। अपना जो पार्लियामेंट है वो पावरफुल किस लिए है? किस लिए कहा जाता है नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर इंसान है? फिजिकली ताकतवर है क्या? नहीं, क्योंकि उनके हाथ में साथ पावर ये है कि वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह से अगर वो ऑर्डर इशू कर देना तो जो भारतीय सेना है कुछ भी करने के तैयार हो जाएगी। कल को वो ऑर्डर पास कर दे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से कहलवा दे कि सेना जो है अभी अटैक करेगी चाइना पर, सेना जाएगी लड़ने, है ना, चाहे उसका मन हो चाहे नहीं हो। तो पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि उनके पीछे लोग खड़े हैं, उनके पीछे उनकी आर्मी है, राइट। तो कह रहा अब ये जो नया नया बना है, कौन सा पार्लियामेंट बना है, कहाँ का? जर्मन का। इसका सपोर्ट इसलिए नहीं टिक पाया क्योंकि दो मेन लोग उसके खिलाफ चले गए। पहला कौन सा? एरिस्टोक्रेसी, ये जो संपन्न लोग थे वो चले गए खिलाफ में, और दूसरा मिलिट्री। संपन्न क्यों? क्योंकि देश चलता ही है उनके टैक्सेस से। एक आम आदमी कितना टैक्स देगा? बहुत कम। और टैक्स ज्यादातर कौन देता है? जो पैसे वाले लोग होते हैं। और यही नहीं, जो पैसा वाला लोग होता है उसका टैक्स रेट भी हाई होता है। मतलब अपने यहाँ भी ये नियम है, अगर आप बहुत कम पैसे कमाते हो तो कोई बात नहीं, आप टैक्स मत दो, आप खाओ पियो ऐश करो। आप सैलरी बढ़ गया आपका टैक्स का रेट भी बढ़ जाएगा, है ना। और टैक्सेशन जो है इसका रेट बढ़ते जाता है, इतना हो जाता है ये समझ लो कि जिन लोग पास करोड़ों कमाते हैं ना वो करोड़ों टैक्स भी भर देते हैं। ऐसे में है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो ही लोग खिलाफ चले गए। कौन कौन? एरिस्टोक्रेसी, दूसरा कौन सा? मिलिट्री। इसी वजह से इसका उतना सोशल बेसिस रह नहीं पाया। और ये जो पार्लियामेंट है ना, इसके अंदर जो डोमिनेशन था, यानी कि जो डोमिनेशन कहते हैं जिसका वर्चस्व हो, है ना, बोलबाला हो। जैसे मान लो कि ग्रुप बन गया सारे बच्चों का, पर 2-3 बच्चा है जिसका चलता है खूब, उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेशन है उसका। तो कह रहा इस पार्लियामेंट के अंदर किसका डोमिनेशन था? मिडिल क्लास का। यही तो किया था आंदोलन ना। अब ये लोग जो है ये विरोध कर रहा था डिमांड किसका? वर्कर्स का, आर्टिसंस का, यानी कि मजदूरों का विरोध कर रहा था, और किसका? कलाकारों का विरोध कर रहा था। कौन? मिडिल क्लास। अब देखो क्या, जब सफलता मिल जाता है ना, सफलता जब तक नहीं मिला हुआ रहता है तब तक सब कोई भाई भाई है, साथ है, लड़ रहा है साथ में। और एक बात जब दिख जाता है ना कि हाँ सफलता नजदीक आने वाला है, तब अपना प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब इंडियन मूवमेंट हुआ था तो जितने भी सोशल क्लास था अलग अलग, दलित का हो, मुसलमान का हो, है ना, हिंदूज के अंदर में अलग अलग ग्रुप हो, बिजनेसमैन ग्रुप हो, अलग अलग क्लास था, है ना, और सब कोई साथ में लड़ रहा था, है ना, सब कोई भाई भाई फलना चिलना हो रहा था। पर जैसे उनको दिखने लगा ना कि अब नजदीक आ गया है समय फ्रीडम का चांसेस बढ़ गया, बहुत ज्यादा चांसेस, तो फिर क्या होता है ना कि लोग न अब जाके धीरे धीरे दुश्मनी होना शुरू हो जाता है, शक का, है ना, शक की नजर देखना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग फलना ढिमका, है ना, पार्टीशन सब हो जाता है। इसका वजह क्या रहा? इसका वजह ये रहा कि उन्हें दिखने लगा कि अब जो है ना एक्चुअली में फ्रीडम मिलने जा रहा है, तो सारा भाईचारा गायब। ऐसे में फिर पर्सनल टेस्ट सामने आ जाता है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे कह रहा एंड में क्या होता है, ट्रूप्स को बुलाया जाता है। मतलब क्या? सेना के दल को बुलाया जाता है और असेंबली को फोर्सफुली डिसबैंड कर दिया जाता है। मतलब लतिया के जुतिया के बाद खत्म, है ना। जो रिप्रेजेंटेटिव चुन चुन के आया था अपने में खुश था, आके लतिया दिया सबको, ठीक है। तो बात खत्म हो गया, क्लियर हुआ। और कह रहा है बाद में जो पॉलिटिकल राइट्स को बढ़ाने का जो मुद्दा था, महिलाओं को भी दिया जाए,
ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा। और इसका भी मूवमेंट चलता है, लेबर मूवमेंट, इसके अंदर महिलाएं इसमें भाग ली अपने लिए, है ना। मतलब महिलाएं साथ में तो लड़ ही रही थी हर आंदोलन की, पर उनके साथ बहुत धोखा होता था। लड़ाने के समय उनको लड़ा लिया जाता था, अब उनको क्या करता था, साइड कर देता था, ठीक है, कि आप लोग दोष देखिए, है ना। और हर मूवमेंट में महिलाओं का हाथ रहा है। फ्रांस में जब मूवमेंट हुआ था उसके अंदर में, जब जिसमें ये न्यूज फैल गया था कि फ्रांस में घर के अंदर ऑब्वियसली है, घर वही चलाती थी, हाउस मेकर्स तो लेडीज ही होती है, तो जब पैसा जेंट्स नहीं कमाएगा तो उनको समस्या होगा। और जब ये न्यूज फैला कि जो राजा है लुई 16 वो भोज कर रहा है बहुत बड़ा, उसके अंदर बुलाया है आसपास कंट्री के लोगों को, और जो पैसा वाला उनको बुलाया है, और ना सिर्फ भोज कर रहा है, बहुत सारा खाना स्टोर भी करके रखा है, रॉ मटेरियल्स। तो क्या महिला ही गई थी मार्च करने के लिए? सब महिला, है ना, चोकला बेलना झाड़ू लेके पहुंच गई लड़ने के लिए, है ना। और भालू चला के साथ कुछ भी नहीं हो रहा था, पर गुस्सा इतना ज्यादा उतारना था ही, दोनों को ले गया, दोनों उसका लुई 16वां और कनिया मेरी एंटोनेटिया, है ना, दोनों का चल हुए रही है संगे ऐसे में। तो ये कह रहा है कि एक्टिव तो ही हमेशा से महिला, पर हुआ क्या, इनको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो ये कह रहा है कि महिलाओं ने फिर क्या किया, अपना खुद का बनाया पॉलिटिकल एसोसिएशन कि नहीं वो सब नहीं होगा, ठीक है, अब देना पड़ेगा, क्या पॉलिटिकल राइट देना पड़ेगा, तो नहीं चलेगा तो हम लोग अलग से मूवमेंट चलेंगे अपने लिए। ये मूवमेंट तो चलेगा ही आप लोग के सपोर्ट में, अब अलग से मूवमेंट चलेगा आप लोगों के खिलाफ। क्या ये खाली इसमें दौड़वाइएगा, काम करवाइएगा, है ना, लड़वाइएगा, और जब समय आएगा क्या देने का तो अपने बांट लीजिएगा, ऐसा नहीं चलने वाला। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स स्थापित किए और उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग किया, प्रदर्शन किया, और कह रहा इन सब के होने के बाद भी जब उन्हें मना कर दिया जाता, जब उन्हें डिनाई कर दिया जाता सफरेज देने से, राइट देने से, इलेक्शन में लड़ने का, तो फिर उन्हें बुरा लगता। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था ना, यही वाला जर्मन वाला, तो जब नहीं हुआ था ये सेंट पॉल के चर्च में, तो महिलाओं को बना दिया ऑब्जर्वर, वो कहा कि आप लोग जाकर खड़ा हो जाइए वहां से देखिए टुकुर टुकुर ऐसे में। तो कह रहे कि हम टुकुर टुकुर देखने के लिए नहीं आए हैं, टुकुर टुकुर लेने के लिए आए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स था ना, वो अब दबा नहीं पा रहा था इस मूवमेंट को, किस मूवमेंट को, है ना, जो मूवमेंट हो रहे थे लोगों के द्वारा, उसको दबा नहीं पा रहे थे कंजर्वेटिव लोग। ये वही लोग थे जो लगाए थे बैन वगैरह, पता ही नहीं पता है, इन्हीं की वजह से ना चल रहा था वो गुप्त संगठन सब। तो कह रहा है अब वो लोग नहीं दबा पा रहे, तो वो लोग चाह कर भी ना जो पुराना ऑर्डर था समाज का उसको स्थापित नहीं कर पा रहे थे। अब जो मोनार्क्स थे ना, उन्हें यह महसूस होने लगा कि क्रांतियों का दौर थमने वाला नहीं है, इनको दबने वाला नहीं है, ये सब तभी थमेगा जब इनको कंसेशन दिया जाए, मतलब थोड़ा सा छूट देना पड़ेगा। और इनको छूट देने का मतलब ये था कि उनको ये और समझा देना कि आप मूवमेंट करोगे ना तो सफलता मिलना तय है आपको, नहीं समझे। आप मान लो कि बच्चा है छोटा सा, और वो ना क्या पहली बार ना वो जिद किया है ना, और जिद करते करते ना वो नीचे जमीन लौटने लगा, अचानक से जो पेरेंट ध्यान नहीं दे रहे थे उसके ऊपर ना, इग्नोर किए हुए थे, अटेंशन देने लगे, अरे उठो 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 उठो, पैरों गर्दा लगे उठो। अब उससे समझ में आ गया, अच्छा तो ये मुद्दा है, इन्हें अगर गंदा लगाओ नीचे में लोटो वोटो सामान मिल जाता है क्या। अब इस समझ में उसको आ गया है ना। अब इस चिंटू जो है इसको नेक्स्ट टाइम में जब जब इसको कुछ मनमाना होता है ना, यही वही तरीका अपनाता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी एक बच्चा आती है इसमें, ठीक है, उसका भी हम देख रहे थे बहुत ही साइकोलॉजी, कुछ होता था पट से चीज लेट जाती है जमीन पे, गोल्टियां मारना शुरू, नए नए नया नया कपड़ा रहता था बच्चा को, लोग फ्रेश कर रखा था कि उसको गोदी लेगा, उस लोग डर जाता था उससे, तो जीवन फुलफिल हो जाता था। तो बड़ा तेज बन रहा है बच्चा। एक दिन देखे, दो दिन देखे, फिर हम वही थे, जैसे ही घुटना मारना शुरू की उसको उठाए और अंगना के पीछे को नाली जा रहा बहता था पहले, कहे बेटा सुनो ना उठो इसमें लेट जाओ नाली में। बच्चा कंफ्यूज हो गया, हमको मुंह देख रही है क्या हो गया, बोले इसमें लेटेगी ना तुमको वो जल्दी मिल जाएगा, लेट लेट सब सो जा उसके अंदर। और पूरा हमारा मुंह ऐसे बक बता जाना देखे जाए कि हो क्या रहा है। आमतौर पर तो लोग यहाँ पे डिमांड फुल पे दौड़ते हैं, मना करते नहीं करो नहीं करो। ये पहला आदमी मिला जो कह रहा है कि यहाँ नहीं, ये सूखा जमीन है, नाली में लेटो तो जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो उसका आदत सुधर गया कुछ देर के बाद में, तो अपना नया तरीका अपनाई कि लगातार रोते रहना फिर जाके मिल जाता।
तो ये कह रहा है कि कंसेशन देना ना कहीं हिंट दे रहा था उनको कि मूवमेंट सक्सेसफुल होता है, और ये बात ना इंस्पायर करता उनको बार बार ऐसे में नेक्स्ट टाइम क्या करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो अब उनको लग गया था कंजर्वेटिव्स को कि उनको कुछ ना कुछ कंसेशन छोड़ देना पड़ेगा, और यही हुआ 1848 के बाद जो है, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की था ना सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, मतलब जो लोग तानाशाही टाइप के थे, उन्होंने भी चेंज लाना शुरू कर दिया। ऐसे में मतलब बदल रहा है सब कुछ, ठीक है। किस वजह से, मूवमेंट की वजह से। उनको पता चल गया कितनों दबाएगा ना, ये दबने वाला नहीं है। लोग अभी जो शुरू हो गया ना सिलसिला किसका, आंदोलन का, क्रांतियों का, इन लोगों के जहन में आ गया, अब लोग ना ये करता ही रहेगा। तो वही कह रहा है कि 1815 से पहले ये सब होने लगा। इस तरह से क्या हुआ, सर्फरडम जो था, बताए थे ना, भूदासत्व तो नहीं होता था जमीन को लेके, बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर, है ना, ये सब लोग, ये पता है पहले जो लेबर का थी लगता था, मतलब गुलाम का, जो स्लेव्स होते थे ना, स्लेव्स का मार्केट में जैसे तरकारी नहीं बिकता, तरकारी ऐसे स्लेव्स बिकता था, उसको बांध देता था हाथ पैर में, और खूब होता था, उसके बारे में लगाया जाता था कि इतना रुपया, वो उतना रुपया, है ना, फिर उसको उठा के ले जाता था ऐसे में। तो कह रहा है कि ये सब को ना एबॉलिश कर दिया गया, जड़ से खत्म कर दिया गया। कहाँ पे, जहां जहां भी हैब्सबर्ग एम्पायर था वहां पे, और रसिया में खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जो हैब्सबर्ग रूलर्स थे ना, उन्होंने ज्यादा ऑटोनॉमी देना शुरू कर दिया, किसको, हंगेरियंस को, 1867 में, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर जो हंगेरियन लोग थे, है ना, उसको अब ज्यादा छूट मिलना शुरू हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा, समझ में नहीं आया? देखो ये टॉपिक खत्म हो गया, इसमें कुछ छूट गया तो बता देते हैं। एक चीज छूट गया था यहाँ पे कि कैसे लिबर्टी और इक्वलिटी जो महिला के मना कर दिया जाता था, डिफाइन कर दिया गया था, कैसे डिफाइन किया गया था, वो दिया था। देखो दो तीन लाइन समझ रहे इसको। कह रहे जो लिबरल पॉलिटिशियन थी ना, कार्ल वेकर, वो इलेक्टेड मेंबर थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, है ना, उन्होंने एक्सप्रेस किया था अपना आइडिया, मतलब ये थी नहीं थे, है ना, पुरुष है ना, कौन, कार्ल वेलकर गलती से बोला गया। अब ये अपना विचार दे रहे हैं महिलाओं को लेके, मतलब ये वो इंसान होगा ना जो बताएगा कि क्यों महिलाओं को नहीं देना चाहिए, क्या, हाँ राइट, पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना चाहिए, राइट टू वोट या फिर राइट टू गेट इलेक्टेड, ये नहीं मिलना चाहिए। तो ये दे रहे हैं अपना विचार, कौन विचार दे रहे हैं, कार्ल वेलकर भाई साहब। वो कह रहे हैं कि नेचर ने बनाया है दोनों को, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, पर किसके लिए, अलग अलग काम के लिए। कैसे, जैसे जो मैन होता है, मर्द, वो होता है मजबूत शरीर से, ठीक है, थोड़ा साहसी होता है और थोड़ा सा आजाद होता है, इन दोनों में ज्यादा। और इस तरह से ना उसको डिजाइन ही किया गया इस तरह से कि उसे करना है परिवार की सुरक्षा, किसको, मर्द को, और ये होगा प्रोवाइडर, आई एम द राइडर, प्रोवाइडर ऐसा है। मतलब ये हुआ कि इसको बनाया गया किसके लिए, पब्लिक के काम के लिए, नहीं समझ आया, लॉ डोमेन करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, मतलब ये सब काम किसका बट गया, पुरुषों का। और महिलाएं होती है कमजोर, महिलाएं होती है डिपेंडेंट, महिलाएं होती है डरपोक, है ना, दब्बू, और है ना, उन्हें जरूरत है किसकी, पुरुषों के प्रोटेक्शन की, ऐसे में। और इसीलिए उनकी जो दुनिया होती है वो क्या है, घर ही उनकी दुनिया है ना। तो घर की दुनिया कैसे है, अच्छा, सबसे जो खराब लाइफ होता है किसका होता है, हाउसवाइफ का। उसका लाइफ मतलब महा बोरिंग लाइफ, उतना बोरिंग लाइफ किसी का आज तक नहीं देखे। भोरे भोरे उठना है एकदम अनहरिये में, है ना, कुछ कुछ फैमिली के अंदर थोड़ा सा लेट उठती है, पर मोस्टली जो हाउसवाइफ होती है गाँव के अंदर, है ना, जिनको टाइम पे सबको छोड़ना होता है, हस्बैंड्स को, बच्चों को तैयार करना होता है। अब भोरे भोरे अनहरिया में उठ के झाड़ू दे रही है सौंसे, है ना, झाड़ू दे दी, फिर बर्तन धो ली, घर साफ कर ली, फिर सबको उठा दी, फिर खाना बना रही है, लंच बॉक्स तैयार की, सबको उठा भी रही है ना, सब घर भेज दी वापस। अब वो सब चला गया, हस्बैंड चला गया अपने ऑफिस, बच्चा सब चला गया स्कूल। अब घर के अंदर में कपड़ा धोने जाएगी, सारा कपड़ा धोएगी, नहाएगी, पूजा पाठ करेगी, 2 बजे में खाना खाएगी, तब तक दोपहर हो जाएगा, तो एक शॉर्ट नैप ले लेगी 2 घंटा का, फिर टाइम हो जाएगा उनके आने का, सब लोग आएगा,
मम्मी मम्मी करते जूता खोलेगी, है ना, चाहे नहीं भी खो सकती है, लता सकती है उल्टा में, है ना, फिर उनके लिए नाश्ता बनाएगी, फिर उसका हस्बैंड आएगा, फिर कॉफी आएगी, है ना, बीच में धारावाहिक देखेगी रात में थोड़ा देर, फिर सो जाएगी, फिर उठेगी, फिर यही करेगी। हे भगवान, ये कैसा इसका जिंदगी है। कहीं पर ब्याह होगा, शादी होगा, तब इसको ले जाया जाएगा, श्रृंगार पटार करेगी, पूरा मेकअप, है ना, नाच गा लेगी, महीना में 1 दिन 2 दिन, फिर घर चली आएगी। बाप रे बाप, ऐसा लाइफ कभी हम नहीं देखी, ठीक है, महा बोरिंग लाइफ, ठीक है। मतलब इस लाइफ से अगर बचना है ना, तो भाई जॉब तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। देखिए अब जब तक किसी से मिलते नहीं है, बाहर जाते नहीं है, एक ही काम दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात, उसका एक समय ऐसा आता है ना जब उनको काम से ना नफरत हो जाता है, फिर ना वो एबल भी होती है ना काम करने के, तो नहीं करती रहती है, फिर वो गिरनी बदला लेती है पुतोह से, है ना, सुनने की पुतोह आती है ना, वो चाहे नया नया सहती रहती है, ठीक है, सहते सहते उसको मेंटल देती रहेगी, हॉन्ट करती रहेगी, इन्हें इन्हें बने तरकारी, इन्हें बने ऐसे करके बाप तरह है, इन्हें बने तरकारी ऐसा में। तो कह रहा है कि इतना ज्यादा अलग है दोनों का दुनिया। किसका दुनिया? मैन का और वुमेन का। किसके अकॉर्डिंग? कार्ल वेलकर के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो हम ये नहीं कहते कि पूरा गलत बोल रहा है, कुछ हद तक ठीक भी बोल रहा है, और इसके लिए पूरा सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि चेंज तो लाना पड़ेगा सबको ना। अगर वो ऐसा कोई सोच रख रहा है तो बदलना तो पड़ेगा ना। अब वालों की बुरा लग भी रहा है, पर नए ठीके है ना, कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी का ही सोच ऐसा है। ऐसा बात नहीं है कि कार्ल वेलकर का इकलौता एहसान है, हाँ, सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। वो लोग रखते हैं ऐसा सोच, ऐसा बात नहीं रखते हैं, है ना। और ये सच तब भी हो जाता है जैसे जब जो बच्चियां हैं वो इस बात को तय कर लेती है कि चलो भाई कुछ करो चाहे नहीं करो, एक चीज तो तय ही है कि शादी तो हो ही जाएगा, है ना, और मिल भी जाना है सब कुछ, और पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, सुंदर तनी मनी है ये, तो कोई आएगा पढ़ा लिखा लेके जाएगा। और ये चीज ना कहीं उनके स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, ठीक है। अगर आप सच में रिवोल्ट करना चाहते हो तो करो ना ऐसा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही कह रहे थे कि उनकी दुनिया क्या है? घर ही है। उनका काम क्या है? बच्चों का ख्याल रखना, अपने फैमिली को संभालना। क्या हमें जरूरत है इसके अलावा भी कोई प्रूफ देने का? कितना अंतर है दोनों में? इक्वलिटी जो है दोनों जो भी जेंडर्स उनके बीच में, वो खतरे में आ जाएगा उस हार्मोनी ही। मतलब अगर महिलाओं को राइट दिया गया, उनको सत्ता दिया गया, तो जो समाज जिस तरह से चल रहा है ना, ये भंग ही हो जाएगा, समाज ही नहीं टिकेगा। फिर परिवार क्या होगा? परिवार का इज्जत, उसका प्रतिष्ठा, इसका क्या होगा? ठीक है, मतलब समाज कहीं ना कहीं डर रहा है महिलाओं को ना आजादी देने से, उनको पंख देने से। उनको डर लग रहा है कि उनका जो सोशल, जिस तरह सोसाइटी में वो लोग चल रहे हैं ना, सो कॉल्ड सोसाइटी है, वो उसका भंग हो जाएगा, ठीक है। ये डर उनके अंदर है। चलो हम लोग पूछते हैं कैसे मैन जिनको पोजेस किया जाता है ये थॉट्स, है ना, कि रहना कैसे है ना, मरना कैसे, लिबर्टी के लिए, क्या वो प्रिपेयर होंगे? किसके लिए? फ्रीडम सारे लोगों के लिए, सभी इंसानियत के लिए। चलो हम पूछते हैं ये सवाल कि कैसे इतनी आसानी से रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, यस के साथ। कह रहा है जो उनका पूरा जो अनटायरिंग एफर्ट है, उसका इरादा क्या है कि बेनिफिट्स किसको मिले? केवल आधे लोगों को ही मिले। किसको मिले? सिर्फ और सिर्फ इंसानों को नहीं, मतलब इंसान कह रहे हैं, पुरुषों को, है ना। पर जो लिबर्टी कैसा है? इंडिविजुअल है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना ये बयान न्यूज़पेपर का, और कौन दे रही है? ये दे रही है कोई लेडी, ऐसे में ये उसका ना क्रॉस क्वेश्चन कर रही है। मतलब कह रहा है कि बात चल रहा हो ना फिजिकल, तब तो ठीक है, फिजिकल वॉर चलेगा, पर कई बार ना साइकोलॉजिकल वॉर भी होता है। उसमें क्या होता है कि सामने वाला ना अपने पॉइंट्स रखता है सामने में, और उन पॉइंट्स से वो जस्टिफाई करता है, और वहां पे ना आपको फिजिकली जाके नहीं भिड़ जाना है, आपको लॉजिकल होना पड़ेगा। आपको ऐसी बात रखनी पड़ेगी जो उसमें तर्क हो, आप लोग कन्विंस कर सको कि नहीं आप जो कह रहे हैं ना वो जस्टिफिकेबल है, नहीं समझे? तो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात का जवाब देना उसी के अंदाज में। नहीं मुझे बात है ना, एक तरीका होता है क्या कि किसी को सुन लो, हर्ट हो गए, रो लिए, अब बात हो गया खत्म। एक होता है सुन लो और फिर जवाब दो मुंह तोड़,
जैसे कि महिला सब देती है, गांव के देती है, जब उसके ऊपर कोई कटाक्ष किया जाता है ना तो बर्दाश्त नहीं करती है, कटाक्ष सुन के और सही समय का वेट करते हैं, हाथ के अंदर से उसका पेट में गुरगुर होता रहता है, फल नमक मैं कहलके ने ना, जवाब तो दबे हरामजादों के, है ना। तो एक दिन निकालती है टाइम, ठीक है, सोच के, और जब मिलता है उसको मौका, उसके बाद लेती जो बदला लेती है, बापू बापू पूरा हिला देती है बदला लेके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि न्यूज़पेपर के अंदर ना ये जो महिला है वो इसी बयान का ना क्या कर रही है, रिप्लाई कर रही है, किसको, उन पुरुषों को, उन सारे पुरुषों को जो इसी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया। क्या कहती है, तो वही कहती है कि चलो पूछते हैं उन मर्दों से, है ना, जिनको ये लगता है इस तरह का, क्या फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए सबको, क्या कि सिर्फ आधे लोगों को मिलना चाहिए, क्या सिर्फ मर्दों को मिलना चाहिए। लिबर्टी तो इंडिविजुअल होती है ना। जो फ्री मैन होंगे इस वजह से वे तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे कि वो किसे घिरे हो, अनफ्री लोगों से। मतलब क्या आप ये चाहोगे कि आप आजाद हो पर फिर भी किससे घिरे हो, गुलामों से। और गुलाम कौन होंगे, हम महिलाएं होंगी, ठीक है। आप कैसे बर्दाश्त करोगे इस चीज को। और फिर कह रहे एक जो है एक गुमनाम से कोई रीडर रहता है कुछ इसी न्यूज़पेपर का, है ना, उसका भी लेटर आता है एडिटर को, जो उसको छाप देती है ना, कब, 25 जून 1850 को। इसी वो उस बच्चा मतलब रीडर जो है वो कहता है या कहती, पता नहीं कौन है, कि वास्तव में ना ये रिडिकुलस है। मतलब होता है घृणा, जैसे होता है ना कि जो बात पसंद नहीं आया तो लोग क्या बोलता है, कितना घटिया सोच है आपका, ऐसे बोलता है ना, क्या मर क्यों नहीं जाते ठीक है, कि ये रिडिकुलस है आपका आइडिया, और क्या है, अनरीजनेबल है कि जब महिलाओं को मना किया जाता है उनके पॉलिटिकल राइट्स देने से, है ना, कि वो लोग जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना ये देने से जो है ना बनाया गया है। तो कह रहा है कि वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन, है ना, और ये एज्यूम कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना अब बेनिफिट्स लिए, है ना, जिससे जो मिला किसको, मैन को, उसी के लिए। ये इनजस्टिस क्यों, ये जो है दोहरा बर्ताव क्यों हो रहा है, किसके साथ, महिलाओं के साथ। क्या कह रहा है ये डिसग्रेस नहीं, क्या ये अपमान नहीं है, और क्या ये स्टूपिडेस्ट नहीं है ना, कि कैटल हर्डर्स जो है मतलब एक ऐसा इंसान जो क्या कहता है, भैंस चराता है ना। अभी क्या चल रहा है, यूनिवर्सल मेल सफरेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब क्या हुआ, सारे पुरुषों को क्या दो, पॉलिटिकल राइट्स दो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, यही चल रहा है ना। तो ये कह रहे, ये जो रीडर लिखी है कि क्या ये अपमान नहीं है उन महिलाओं का, और क्या ये बहुत ही ऐसा नहीं घटिया चीज है कि जो मूर्ख से मूर्ख आदमी है, भैंस चरा रहा है, उसको भी क्या मिला है, राइट टू वोट मिला है। लेकिन सिंपली क्यों मिला है, क्योंकि वो मर्द है, और जबकि एक से एक टैलेंटेड महिला है ना, प्रॉपर्टी भी है उनके पास ढेर सारा, फिर भी क्या किया, उनको इन पॉलिटिकल राइट से हटा दिया गया है। क्यों, है ना, इवन दो अगर उनको ऐड किया जाता तो कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज्यादा स्टेट को मेंटेनेंस रखने में, फिर भी उनको नहीं दिया जा रहा। क्या क्यों नहीं दिया, किसी भी आधार पर, क्योंकि वो क्या है, महिला है। तो ये जो सोच है वो क्या है, वो ज्यादा गलत है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, देखो, फेमिनिस्ट। कह रहा है फेमिनिस्ट क्या होता है, अवेयरनेस है किसके लिए, महिलाओं के राइट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, और जो बिलीफ है सोसाइटी का, इकोनॉमी का, पॉलिटिकल सिक्योरिटी का, है ना, जेंडर्स, इस जेंडर के बीच में, माने जो महिलाएं हैं ना उनके साथ क्या नहीं किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, इसको लेकर ना जो वर्ड है वो रचा गया, कौन सा, फेमिनिज्म। और जो लोग किस बात करेंगे, महिलाओं के अधिकार का बात करेंगे, उसे क्या बोला जाएगा, फेमिनिस्ट कहा जाएगा। आई समझ में, नहीं समझ में आया बात, आ गया कि नहीं आया। और क्या है आइडियोलॉजी, ये ऐसा सिस्टम है आइडिया का जिसमें एक खास वर्ग के बारे में और उनके पॉलिटिकल विजन के बारे में दिखाया जाता है। क्लियर है, ओके।